आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? मुंडा। किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? मुंडा के द्वारा। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? रीता मुंडा। यहाँ पूछा गया मुंडा जनजाति का, तो मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो रीता मुंडा ने। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? सुतिया पाहन। किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो सुतिया पाहन। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया नागखंड। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सुतिया पाहन। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? फनी मुकुट राय। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी सुतियाम्बे। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी तो सुतियाम्बे। जेड रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगणों में विभाजित था? 66। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगणों में विभाजित था? तो 66। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? फनी मुकुट राय। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? पंचेत। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो पंचेत। पंचेत राज्य स्थित था नागवंशी राज्य के पूर्व में। पंचेत राज्य कहाँ स्थित था? तो नागवंशी राज्य के पूर्व में। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? क्योंझौर। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो क्योंझौर राज्य। क्योंझौर राज्य स्थित था नागवंशी राज्य के दक्षिण में। क्योंझौर राज्य स्थित था तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? भवराय श्रीवास्तव। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो भवराय श्रीवास्तव। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? फनी मुकुट राय। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? बागदेव सिंह। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो बागदेव सिंह। निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? प्रताप राय। निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण किया गया था? तो प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? चुटिया। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? चुटिया। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? भीमकर्ण। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो भीमकर्ण। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? कलचुरी राजवंशी। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित
कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो कलचुरी राजवंशी। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? भीमकर्ण। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो भीमकर्ण। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? टोरी। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो टोरी। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? भीमकर्ण। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीमकर्ण। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? वासुदेव। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी या देवता के एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वासुदेव की। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? भीमकर्ण। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया गया था? मुस्लिम आक्रमण। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? तो मुस्लिम आक्रमण। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण। उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन थे? तो लोधी वंश का सभी समकालीन थे। प्रतापकर्ण भी था, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण भी था। तो उपरोक्त सभी। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? घटवार। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो घटवार। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तमाड़। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो तमाड़। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? बागदेव। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद किसने की थी? तो बागदेव। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? कर्णपुरा। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो कर्णपुरा। नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण के शासनकाल में कराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? विष्णु। नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण के शासनकाल में कराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो विष्णु। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? वैष्णव मत। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो वैष्णव मत। रामशाह निम्न में से किसके समकालीन था? बहादुर शाह प्रथम। रामशाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? फर्रुखसियर। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो फर्रुखसियर। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? सरबुलंद खां। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो सरबुलंद खां। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? पालकोट। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो पालकोट। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? फखरुद्दौला। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो
फखरुद्दौला। फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? 12,000। फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 12,000। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? उदयनाथ शाह। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो उदयनाथ शाह। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? विष्णु सिंह। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? विष्णु सिंह। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? रामगढ़। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो रामगढ़। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? श्याम सुंदर शाह। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? बंगाल। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो बंगाल। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार था अलीवर्दी खां। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो अलीवर्दी खां। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? 1742। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 1742 में। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? 1743। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया था जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? तो 1743। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? राजमहल। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो राजमहल। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया? मानभूम। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया? तो मानभूम। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? शरणनाथ शाह। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? तो शरणनाथ शाह। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को द्वैसागढ़ से सतरंजी स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? एनीनाथ शाह ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को द्वैसागढ़ से सतरंजी स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? तो एनीनाथ शाह ने। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? एनीनाथ शाह। किसने हटिया बाजार को बसाया था? तो एनीनाथ शाह ने। नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? रातूगढ़। शरणनाथ शाह। नागवंशी की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो रातूगढ़। शरणनाथ शाह। ये गलत है। तो सुतियाम्बे फनी मुकुट राय ये सही है। द्वैसा दुर्जन शाह ये भी सही है। पालकोट यदुनाथ शाह ये भी सही है। तो कौन यहाँ पे गलत हो गया? तो रातूगढ़। शरणनाथ शाह। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? विक्रम कर्ण। तो छोटा नागपुर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में तो शामिल कौन कौन था? तो प्रताप कर्ण, विराट कर्ण और छत्रकर्ण शामिल था। लेकिन विक्रम कर्ण जो था वो शासन करने वाले नागवंशी शासकों में शामिल नहीं था। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? रक्सेल वंश। तो पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो रक्सेल वंश ने। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? राजपूत। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? तो राजपूत।
रक्सोलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? राजपूताना क्षेत्र से। रक्सोलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो राजपूताना क्षेत्र से। रक्सोलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? खरवार। रक्सोलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो खरवार। निम्न में से किस वंश ने रक्सोलों को अपदस्थ किया था? चेरो वंश ने। किस वंश ने रक्सोलों को अपदस्थ किया था? तो चेरो वंश ने। रक्सोलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। प्रताप धवल। रक्सोलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासन कौन थे? तो प्रताप धवल। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? भगवत राय। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो भगवत राय ने। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? 1572 में। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? 1572 में। निम्न में से कौन सा चेरो वंशी राजा बहादुर शाह, जहांदर शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? साहेब राय। निम्न में से कौन सा चेरो वंशी राजा बहादुर शाह, जहांदर शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? तो साहेब राय। निम्न में से साहिब राय का उत्तराधिकारी था? रंजीत राय। तो साहिब राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो रंजीत राय। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? सरबुलंद खां। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? सरबुलंद खां। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? टोरी क्षेत्र। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो टोरी क्षेत्र। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? 1722 ईस्वी तक। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा था? तो 1722 ईस्वी तक। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? जयकृष्ण राय। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? तो जयकृष्ण राय। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया? फखरुद्दौला। किसने किया था? तो फखरुद्दौला। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया था? तो फखरुद्दौला ने। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये सालाना कर वसूल किया था? तो 5000 रुपये। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये सालाना कर वसूल किया था? तो 5000 रुपये। 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? 5000 रुपया। 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो 5000 रुपये। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? जैनुद्दीन खां। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? तो जैनुद्दीन खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? हिदायत खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? तो हिदायत खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था। जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां कौन था? तो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? वंश प्रभा लेखन। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो वंश प्रभा लेखन। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? 8वीं। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? 8वीं शताब्दी। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह।
सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? 13। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो 13। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा था? तो 13वीं सदी के प्रारंभ तक। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा था? तो 13वीं सदी के प्रारंभ तक। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? 1205 ईस्वी में। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? तो 1205 ईस्वी में। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? युधिष्ठिर। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? 1262। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? तो 1262। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? काशीराम सिंह। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो काशीराम सिंह। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? बहादुर शाह प्रथम। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? पोरहाट। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पोरहाट में। काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ? अच्युत सिंह। काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ था? तो अच्युत सिंह। सिंह वंश की कुलदेवी थी पौरी देवी। सिंह वंश की कुलदेवी कौन थी? तो पौरी देवी। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश के कुलदेवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? अच्युत सिंह। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुलदेवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो अच्युत सिंह। सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? अर्जुन सिंह प्रथम। तो सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? तो अर्जुन सिंह प्रथम। बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? कटक। तो बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो कटक। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था 13वां। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था 13वां। निम्न में से किस सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांव का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? अर्जुन सिंह द्वितीय ने। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांव का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर भी कहा जाता है? तो अर्जुन सिंह द्वितीय ने। विक्रम सिंह था अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। विक्रम सिंह कौन था? तो अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? सरायकेला। तो विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सरायकेला। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? कांडू, बंगसाई, गमहरिया, उपरोक्त सभी। तो विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? तो सभी ने किया था, कांडू पर भी, बक्साई और गम्हरिया पर। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अमर सिंह। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अमर सिंह। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस
किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? हो एवं कोल। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? हो एवं कोल ने। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। हो आदिवासियों को उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस राजा से मदद मांगी थी? तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? दर्पनाथ सिंह। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? तो दर्पनाथ सिंह। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। तो सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के द्वारा हो एवं कोल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। इनमें से किससे मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख से, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से, उपरोक्त दोनों। इनमें से किससे मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती? तो दोनों से होती है, 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख से भी और 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से भी। तो दोनों से हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? कवि गंगाधर ने। तो 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? तो कवि गंगाधर ने। मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? भूमि स्वराज आंदोलन। तो मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? तो भूमि स्वराज्य आंदोलन। निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया था? सबर जनजाति। तो निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया था? तो सबर जनजाति ने। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बागदेव सिंह। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1368 में। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1368 में। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? नागवंश। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में रहते थे? तो नागवंश। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? कर्णपुरा। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो कर्णपुरा। इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? दलेल सिंह। इसमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? तो दलेल सिंह। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया तो 1667 से लेकर 1724। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन कब से कब तक किया था? तो 1667 से लेकर 1724। दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? मगर सिंह। दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या कर उसके सभी विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो मगर सिंह। दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? 1718 ईस्वी में। तो दलेल सिंह ने किस वर्ष
6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी गई थी? तो 1718 ईस्वी में की थी। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? विष्णु सिंह। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ के राज्य का शासक कौन था? तो विष्णु सिंह। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1747 ईस्वी में। तो भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1747 ईस्वी में। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? हिदायत अली खां को। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? तो हिदायत अली खां को। बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? 12,000 रुपये। तो बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? तो 12,000 रुपये। 1751-52 ईस्वी में नरहत समया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? कामगार खां। तो 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो कामगार खां। बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? मीर कासिम। तो बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो मीर कासिम। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? मरकत खां, असदुल्ला खां, उपरोक्त दोनों। तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? तो मरकत खां और असदुल्ला खां। तो उपरोक्त इसका दोनों हो जाएगा। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? मुकुंद सिंह। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? तो मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो सिसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? पदमा। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ गलत पूछा गया है। तो सिसिया वागदेव ये तो सही है। बदाम हेमंत सिंह ये भी सही है। इचाक तेज सिंह ये भी सही है। तो पदमा दलेल सिंह ये गलत है। तो यहाँ कौन मिलान गलत हो गया? पदमा दलेल सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी रामगढ़। दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी तो रामगढ़। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? 1955 में। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था? 1955 में। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। तो किसके अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? धारा 3। तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो धारा 3। 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? 26 जनवरी। तो 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो 26 जनवरी। खड़गडीहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 15वीं सदी में। खड़गडीहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 15वीं सदी में। खड़गडीहा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? हंसराज देव। खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हंसराज देव। हंसराज देव ने इनमें से
किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? बंदावत। तो हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो बंदावत। खड़गडिया राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? गिरिडीह। तो खड़गडिया राज्य का विस्तार किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो गिरिडीह तक। खड़गडिया राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो दक्षिण भारत। खड़गडिया राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो दक्षिण भारत के थे। हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ब्राह्मण। तो हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ब्राह्मण। ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, यह भी कथन सत्य है। इस वंश के शासन काल में नर बलि प्रथा का प्रचलन था, यह भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। तो ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में ये दोनों कथन सत्य है कि इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, इस वंश के शासनकाल में नर बलि प्रथा का प्रचलन था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दोनों कथन सत्य है। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? पंचेत। तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो पंचेत था। इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चंवर था? पंचेत। इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चंवर था? तो पंचेत। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? पंचेत। तो निम्न में से किस राज्य के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो पंचेत को कहा जाता था।